अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुदस्सिर अयूब, आपका फिजिक्स टीचर। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 15। आज हम चैप्टर 15 के नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में मोशनल ईएमएफ और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स में मोशनल ईएमएफ और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में माइनस का साइन हमने लिखा था। माइनस का साइन क्या शो कर रहा था, आज हम उसको समझते हैं। माइनस का साइन किस वजह से आ रहा होता है, लेंस लॉ के अकॉर्डिंगली हम उसको माइनस के साथ साइन को यूज कर रहे होते हैं। व्हाट इज लेंस लॉ, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है। लेंस लॉ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सच एज टू अपोज द चेंज विच कॉजेज द करंट। ये हमेशा अपोज करेगा चेंज को, किस चेंज को, जिसकी वजह से ये करंट बन रहा है, विच कॉजेज द इंड्यूस्ड करंट। इस बात को समझते हैं। जब मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होती है, उस मोशनल ईएमएफ से जो सर्किट में या कॉइल में या सॉलिनॉइड में जो करंट बन रहा होता है वो किस डायरेक्शन में बनेगा, वो इस तरह की डायरेक्शन में बनेगा कि वो अपने ही कॉज को, अपने ही सबब को अपोज कर रहा होगा। यानी कि हमने सीखा था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है और इंड्यूस करंट होता है। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो इंड्यूस करंट होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होके इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि उसे डिक्रीज करना चाहेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि उसको इंक्रीज करना चाहेगा। इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज विच कॉजेज इट। ये इसकी स्टेटमेंट है। हम इसको समझते हैं ऐसा पॉसिबल कैसे होता है। यहाँ पर एक बार मैग्नेट लगे हुआ है जिसका एक पोल नॉर्थ है, एक पोल साउथ है, एक यहाँ पे क्वाइल लगी हुई है। आपको याद होगा जब हम नॉर्थ पोल को करीब लेकर आते हैं क्वाइल के, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ पोल से निकलने वाला, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड, ये इस क्वाइल के अंदर से भी तो गुजरेगा। जब इस क्वाइल के अंदर से ये मैग्नेटिक फील्ड गुजर रहा होगा तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगी। इस कॉइल में से गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, जब हम नॉर्थ पोल को करीब लेकर आ रहे होते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है। दिस इज इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड से यहां पर करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगी, मोशनल ईएमएफ पैदा होगी, जिसकी वजह से मोशनल करंट पैदा हो जाए, इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाएगा और वो इंड्यूस करंट इस क्वाइल में रोटेट करना शुरू हो जाएगा। जब यहाँ पे क्वाइल में करंट फ्लो करेगा उस वक्त यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो जाएगा। 14वें चैप्टर वाला कंसेप्ट, 14 चैप्टर जो हम डिस्कस करके आ चुके हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में मैग्नेटिज्म पैदा हो जाता है, सॉलिनॉइड के सराउंडिंग में मैग्नेटिज्म पैदा हो जाता है। एक पोल उसका नॉर्थ और एक पोल उसका साउथ बन जाता है। तो यहाँ पर इस क्वाइल का एक पोल नॉर्थ बन जाता है और एक पोल साउथ बन जाता है। जब हम इस बार मैग्नेट को टूवर्ड्स मूव कर रहे होंगे, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, उस लम्हे यहां पर नॉर्थ बनेगा, यहां पे साउथ। हमें कैसे पता चला ये वाला नॉर्थ और ये वाला साउथ? ये इस बार मैग्नेट को, ये कॉइल इस बार मैग्नेट को रिपेल कर रही होगी, इट्स मीन कि इस साइड पे नॉर्थ पोल बन रहा है। उससे मुराद क्या है, इस साइड पे नॉर्थ पोल बन रहा है, यानी कि इसमें करंट की जो डायरेक्शन है उसको हम कंक्लूड कर सकते हैं, उसको हम उसका हिसाब लगा सकते हैं कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। आपको याद होगा सॉलिनॉइड के अगर हम सॉलिनॉइड के अंदर करंट की डायरेक्शन की में अपनी राइट हैंड की उंगलियों को घुमाएं तो अंगूठा, ये अंगूठा क्या शो करता है, नॉर्थ पोल। सॉलिनॉइड के सराउंडिंग में एक तरफ नॉर्थ बनेगा, एक तरफ साउथ। तो अगर हम करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को घुमाएं तो ये वाला अंगूठा नॉर्थ पोल को शो कर रहा होता है। तो यहाँ पर नॉर्थ बनेगा, ये नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहे थे, ये चाहता है इसे रिपेल करना, यानी कि ये चाहता है इसी मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना, जिसकी वजह से ये पैदा हो रहा था। इट्स मीन इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज विच कॉजेस द इंड्यूस्ड करंट। अगर हम यहाँ पे, अच्छा इस वक्त कौन सा करंट इसमें दौड़ रहा है, जब हम टूवर्ड्स लेके जा रहे हैं, एमसीक्यू ज़हन में रख लें, इस वक्त इस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा होगा। सॉलिनॉइड की जो करंट की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में उंगलियों को घुमाएं तो अंगूठा क्या बताएगा, नॉर्थ पोल। तो ये नॉर्थ पोल हमारा इस तरह बना है, इट्स मीन इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अब अगर हम यहां पर इसी बार मैग्नेट को अवे लेकर जाएं, इसी बार मैग्नेट को सॉलिनॉइड से अवे लेकर जाएं तो उस वक्त क्या हो रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा होगा तो यहां पर
डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट बनेगा, इस कॉइल में से करंट फ्लो कर रहा होगा। जब करंट फ्लो करेगा मैग्नेटिज्म हो जाएगा, 14वें चैप्टर वाला कंसेप्ट। जब मैग्नेटिज्म होगा तो उसी लम्हे यहां पर एक पोल नॉर्थ बन जाएगा और एक पोल साउथ बन जाएगा। अब ये यहां पर साउथ पोल बना लेता है और यहां पर नॉर्थ, क्योंकि करंट की डायरेक्शन उलट गई। करंट की डायरेक्शन उल्टी, इससे मुराद क्या है कि यहां पर इसने रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर दिया, जिसकी वजह से नॉर्थ पोल यहां पर साउथ बना और यहां पर नॉर्थ बना। अब करंट की डायरेक्शन को हम यहां से ऑब्जर्व करते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर हम उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमाएं तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और अंगूठा नॉर्थ को शो कर रहा है, तो इट्स मीन इस साइड पे कौन सा बनेगा, साउथ बनेगा। अब ये नॉर्थ और ये साउथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जब अट्रैक्ट करेंगे तो हम इससे क्या मुराद ले सकते हैं कि दोबारा ये अपोज कर रहा है। अब हम डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस कर रहे हैं। अब ये क्या चाहती है कॉइल, ये कॉइल चाहती है कि ये जो जिस वजह से करंट पैदा, जिस वजह से यहां पर इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है तो वो अपोज करे। अब ये इसे अट्रैक्ट कर रही है, मतलब कि डिक्रीज मैग्नेटिक फील्ड में जो डिक्रीज आ रहा है उसको अपोज कर रही है, यानी कि अट्रैक्ट कर रही है। यहां पर जो करंट की डायरेक्शन होगी इस वक्त, जब इस साइड पे साउथ बनेगा, ये अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इस लम्हे जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, क्लॉकवाइज। वो हम राइट हैंड रूल से हिसाब लगाएंगे कि करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को घुमाएं तो अंगूठा नॉर्थ पोल को शो करता है, नॉर्थ इधर बन रहा है, इट्स मीन करंट की जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, क्लॉकवाइज। ये था कंसेप्ट आपका कि कैसे ये अपोज कर रहा होता है। तो इसलिए हम जब भी ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ की बात करते हैं तो उसके साथ माइनस का साइन जरूर लगाते होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो लेंज लॉ है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी फुलफिल कर रहा होता है। कैसे फुलफिल करता है, एन एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर द इंड्यूस्ड करंट टू फ्लो। हमने कल प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जब तक हम इसे मूव करवाते रहेंगे उस वक्त तक इमोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगी, अदरवाइज इंड्यूस नहीं होगी। यानी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हमने करवाए रखना है। जब हम इसे मूव करवाएंगे तभी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा हो, तभी इंड्यूस करंट पैदा हो रहा होगा, इमोशनल ईएमएफ पैदा हो रही होगी। इट्स मीन यहाँ पे हमें कंटिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई करनी है। जब हम इसे मूव करवाते हैं तो हम इस पे वर्क कर रहे हैं, अपनी एनर्जी सर्व कर रहे हैं। यही एनर्जी हमें किस शक्ल में मिल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, मोशनल ईएमएफ की शक्ल में मिल रही है। यहाँ पर एक अपोजिंग फोर्स लग रही होती है। जब हम इसे कंडक्टर को मूव करवाते हैं, यहाँ पर एक अपोजिंग फोर्स लग रही होती है। हम इस तरफ मूव करवा रहे हैं और कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है जिस पर एक अपोजिंग फोर्स लग रही है जो इसे लेफ्टवर्ड मूव करवाना चाह रही है। तो हम चाहते हैं कि ये मोशनल ईएमएफ पैदा हो जाए और मूव होती रहे, पैदा होती रहे। तो उसके लिए हमें कंटिन्यूअसली इसे मूव करवाए रखना है। कंटिन्यूअसली मूव करवाए रखने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ेगी जो कि इस अपोजिंग फोर्स के इक्वल होनी चाहिए। यानी कि हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाए रखनी होगी मोशनल ईएमएफ को पैदा करने के लिए। तो यही लेंज लॉ था, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थी कि एनर्जी हम क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यही कर रहे हैं कि जब हम इसे मूव करवाते हैं तो हम यहाँ पे एनर्जी लगा रहे हैं, अपनी एनर्जी सर्व करके हम इसको मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवा रहे हैं, कंडक्टर को मूव करवा रहे हैं। तो उसी के रिस्पांस में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता था, हाउ द लेंज लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आर इन अकॉर्डेंस। और यहाँ पर ये एमसीक्यूज आते हैं कि क्लॉकवाइज कब होगी, एंटी क्लॉकवाइज कब होगी, और ये स्टेटमेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आती होती है। अब बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की, लॉन्ग क्वेश्चन। ये आपने मैट्रिक लेवल पे भी लॉन्ग क्वेश्चन किए हुए हैं, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? इंडक्शन इज द फिनोमिना the phenomena in which changing of current in one coil induces an EMF in another coil। यहाँ पर दो कॉइल्स बनी हुई है, एक कॉइल में रियोस्टेट लगा हुआ है, ये क्या है, रियोस्टेट। इससे हम पोटेंशियल को कम या ज्यादा करेंगे जिसकी वजह से करंट भी कम या ज्यादा हो सकता है। जब हम करंट की मिकदार को कम या ज्यादा करेंगे तो इस कॉइल में एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा होगा। जब इस कॉइल में करंट के गुजरने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड साथ वाली कॉइल में से भी गुजर रहा होगा। जब साथ वाली कॉइल में गुजरेगा तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगी। इस कॉइल में जो ये गैल्वानोमीटर लगा हुआ है ये हमें करंट की डिटेक्शन को बताएगा। जिस कॉइल में बैटरी लगी हुई हो वो कॉइल कौन सी होती है, प्राइमरी कॉइल। जिस कॉइल में
गैल्वानोमीटर लगा हो उसको हम क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी कॉइल। तो ईएमएफ किस में इंड्यूस होगी, सेकेंडरी कॉइल में। ये कौन सी है, प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में करंट को कम या ज्यादा करने से मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल का कम या ज्यादा होगा, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से गुजरेगा, वो पैदा करेगा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस कर देगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। जितना ये क्लोज होंगे उतनी ज्यादा म्यूचुअल इंडक्शन होगी, जितने ज्यादा इसके नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, डिपेंडेंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन m। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। यहां पर इसकी डेरिवेशन अगर हमने एक्सप्रेशन निकालना हो, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन, एक अगर नंबर ऑफ टर्न हो उसमें से जो गुजरने वाला फ्लक्स है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो प्राइमरी कॉइल में से गुजरने वाले करंट पर डिपेंड करता है। तो अगर यहां पर एक की बजाय नंबर ऑफ टर्न्स हो, यानी कि यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स हो, एक से ज्यादा हो, ns से उसे शो किया हुआ है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, ns इंटू फाइव एस कौन सा था, एक में से गुजरने वाला, ns से मल्टीप्लाई करते हो तो ज्यादा नंबर ऑफ टर्न में से गुजरने वाला फ्लक्स वो भी डिपेंड कर रहा है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइमरी में से गुजरने वाले करंट पे। तो ns फाई एस इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस, दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस m IP। म्यूचुअल इंडक्टेंस को अभी हम डिफाइन करेंगे। दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट। वी नो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं यहां पे, ES इज इक्वल टू माइनस NS डेल फाई एस ओवर डेल टी। दिस इज द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हमने डेल को बाहर रख लिया, NS को अंदर लिख दिया। ये जो NS फाई एस है इसको हम यहां पर इस इक्वेशन से, ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से NS, सॉरी ये वाली, इससे सेकंड ये वाली जो इक्वेशन है NS फाई एस इज इक्वल टू MIP, ये इक्वेशन हम किस में पुट कर देंगे, यहां पर NS फाई एस इज इक्वल टू MIP, ये इसकी वैल्यू NS फाई एस को हम क्या पुट कर देंगे, MIP। यहां से एक्सप्रेशन बन गया ES इज इक्वल टू माइनस डेल MIP ओवर डेल टी, यहां से M को बाहर निकाल लें, ES इज इक्वल टू माइनस M डेल IP ओवर डेल टी। ये एक्सप्रेशन सेकेंडरी में पैदा होने वाली इंड्यूस्ड ईएमएफ का बन जाएगा। अब यहां पर अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करना चाहें, म्यूचुअल इंडक्टेंस M, दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। जब शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस तो स्टूडेंट गलती क्या करता है, म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन लिखाता है। ये इंडक्शन, दिस इज द फिनोमिना, ये है इंडक्टेंस कांस्टेंट, इसको डिफाइन करना होता है जब क्वेश्चन आए डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस। M is equal to, this is the ratio of induced EMF in secondary ES divided by change in current with respect to time, del IP over del T. What is mutual inductance? It is the ratio between induced EMF divided by change in current in the primary with respect to time. एक हेनरी, इसका यूनिट क्या है, हेनरी, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। म्यूचुअल इंडक्टेंस एक हेनरी, 1 हेनरी के इक्वल होगी कब, जब 1 वोल्ट का ईएमएफ पैदा हो, 1 वोल्ट का ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो। किस वजह से इंड्यूस होता है, चेंज इन करंट इन प्राइमरी विद डिवाइड बाय, जब चेंज इन करंट हो किस एतबार से, डेल आईपी ओवर डेल टी। यहां पर 1 एम्पेयर का करंट 1 सेकंड में अगर चेंज हो रहा हो, 1 एम्पेयर पर सेकंड, 1 एम्पेयर का करंट 1 सेकंड में चेंज हो रहा हो, तो उस वक्त 1 वोल्ट की ईएमएफ इंड्यूस हो, हम बोलेंगे इन दो कॉइल्स के दरमियान जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कितनी है, 1 हेनरी के इक्वल। यहां पर हेनरी का जो यूनिट है वो क्या है, 1 हेनरी इज इक्वल टू वोल्ट डिवाइड बाय एम्पेयर डिवाइड बाय सेकंड, वोल्ट एम्पेयर पर सेकंड। तो ये वोल्ट एम्पेयर पर सेकंड। अब सेकंड ऊपर चला जाएगा तो वोल्ट सेकंड और एम्पेयर बटा में है तो उसको हम क्या लिख देंगे, ए इनवर्स। तो एक्सप्रेशन बना 1 हेनरी इज इक्वल टू वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। दिस इज द एमसीक्यूज। नेक्स्ट चलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, द फिनोमिना इन व्हिच अ चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। अपने ही अंदर जब इस कॉइल में, यहां पर प्राइमरी थी यहां पर सेकेंडरी थी, प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी में से गुजरता, देखा जाए इस प्राइमरी कॉइल को दोबारा डिस्कस करें। अब यहां पर एक ही कॉइल है तो हमें प्राइमरी और सेकेंडरी कहने की जरूरत नहीं, यहां पर एक कॉइल है, इस कॉइल में से जब करंट गुजरेगा हम रियोस्टेट से करंट को कम या ज्यादा करेंगे, उस वक्त यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड
वो इस क्वाइल के अपने अंदर से गुजर रहा होगा। इस क्वाइल का एक पोल नॉर्थ बन जाएगा, एक पोल साउथ बन जाएगा। साउथ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी लाइनें और किसमें गुजर रही होंगी, यहां पर जो करंट की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से होगी, प्लस इस साइड पर है तो ये करंट की डायरेक्शन इस अंदाज में होगी। अब यहां पर एक पोल बन जाएगा साउथ और एक पोल नॉर्थ। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, साउथ में दाखिल होगा, क्वाइल के अपने अंदर से गुजरेगा। क्वाइल के अपने अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रही है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है ना, चेंजिंग करंट से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। तो क्वाइल में यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस हो रही है, इसको हम नाम देते हैं सेल्फ इंडक्शन, इस फिनोमिना को सेल्फ इंडक्शन। और यहां पर हम जो कैलकुलेट करेंगे इसका एक्सप्रेशन कि कितनी ईएमएफ पैदा होगी, एक नंबर ऑफ लूप, एक नंबर ऑफ टर्न हो तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना करंट गुजरेगा उसके प्रोपोर्शनल। नंबर ऑफ टर्न्स हो तो एन फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यहां पर यहां पर कांस्टेंट लगा देंगे, ये साइन हटा के, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट लगाएंगे, एन फाई इज इक्वल टू एल आई। दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस, दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट। वही बात कि जब क्वेश्चन में डेफिनेशन आए सेल्फ इंडक्टेंस की तो इंडक्शन वाली डेफिनेशन नहीं लिखनी, दिस इज द फिनोमिना सेल्फ इंडक्शन, दिस इज द रेशो। अभी जो हमने डिस्कस इसको करना है, यहां पर वी नो दैट EL इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी। ये क्या है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EL इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पे डेल को बाहर निकाल लें, एन को अंदर ले जाएं, एन फाई ओवर डेल टी। ये एन फाई की वैल्यू हम यहां पर निकाल के आए, एन फाई किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू एल आई। यहां से एन फाई किसके इक्वल आ गया, एल आई ओवर डेल टी। EL इज इक्वल टू माइनस एल डेल आई ओवर डेल टी। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड सेल्फ इंडक्टेंस, इंड्यूस्ड EMF। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। यहां पर डिस्कस करते हैं व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस इज द रेशियो, जिस तरह म्यूचुअल इंडक्टेंस रेशियो थी सेम एज इट इज, सेल्फ इंडक्टेंस इज द रेशियो बिटवीन द इंड्यूस्ड EMF, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF डिवाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक इसका यूनिट क्या है, हेनरी। एक हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस एक हेनरी होगी जब 1 वोल्ट का करंट इसमें इंड्यूस हो, सॉरी 1 वोल्ट का EMF इसमें इंड्यूस होगा। 1 वोल्ट का EMF इसमें इंड्यूस होगा कब, विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ 1 एम्पेयर पर सेकंड। करंट में 1 एम्पेयर का चेंज 1 सेकंड में आ रहा होगा, उस वक्त 1 वोल्ट अगर EMF इंड्यूस हो जाए तो उस वक्त जो इसकी सेल्फ इंडक्टेंस, इसकी अपनी सेल्फ इंडक्टेंस वो क्या होगी, 1 हेनरी। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस, दिस इज द म्यूचुअल इंडक्शन, दिस इज द सेल्फ इंडक्शन। दिस इज द लॉन्ग क्वेश्चन। नाउ वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर या फिर मैग्नेटिक फील्ड, दोनों तरह से वर्डिंग लिखी होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर ये क्वाइल मैंने बनाई हुई है, ये सेम एज इट इज यही वाली क्वाइल है सेल्फ इंडक्टेंस वाली, इसमें भी सेल्फ इंडक्टेंस ही को हम डिस्कस कर रहे होते हैं। यहां पर जब ये इसमें से करंट फ्लो करेगा, यहां पर एक बैटरी लगी हुई है, जब इसमें से करंट फ्लो करेगा, एक पोल इसका यहां पर प्लस से करंट इस डायरेक्शन में जाएगा और इस तरीके से फ्लो कर रहा होगा। इसका एक पोल नॉर्थ पोल और एक पोल साउथ पोल बन जाएगा। यहां पर इस कॉइल में सेल्फ इंडक्शन का फिनोमिना हमें देखने को मिलेगा। यहां पर एक बैटरी लगी हुई है, जैसे ही ये बैटरी करंट को फ्लो करवाएगी, इस करंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगा, नॉर्थ और साउथ पोल बनेंगे, उसी लम्हे इस कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगी। जब इस कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगी उस वक्त यानी कि सेल्फ इंडक्शन होगी, इस सिंगल कॉइल में फ्लक्स अपने ही अंदर से गुजर रहा है, इसमें सेल्फ इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्शन होगी, उसकी वजह से क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट, इसमें एक करंट भी इंड्यूस होगा। बैटरी चार्ज को घुमाना चाहती है इस डायरेक्शन में, चार्ज को इस डायरेक्शन में, चार्ज ऐसे रोटेट करता हुआ नेगेटिव तक आएगा, लेकिन इस कॉइल में पैदा हो गई सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन का फिनोमिना क्रिएट हुआ, उसने इंड्यूस करंट बना दिया, वो इंड्यूस करंट अपोज करेगा, बैटरी की वजह से बनने वाले करंट को
ओपोज करेगा, इस करंट के अगेंस्ट फ्लो करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। हमेशा ओपोज करना है। इंड्यूस करंट ने अपने ही कॉज को वो ओपोज करना है। बैटरी उसको क्रिएट कर रही है उस इंड्यूस करंट को, वो इंड्यूस करंट बैटरी ही के करंट को, बैटरी ही के जो डायरेक्शन है फ्लो की करंट की, उसको ओपोज करेगा। यहां पर जो बैटरी का काम है करंट को फ्लो करवाए रखना, तो बैटरी को असल में क्या करना पड़ रहा है, यहां पर बैटरी वर्क कर रही है इस प्लस चार्ज पे, जो कि इसको रोटेट करवा रही है इस वायर के अंदर अगेंस्ट द मोशनल ईएमएफ, अगेंस्ट द, यहां पर जो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ हुई है, ये जो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ हुई है उसके अगेंस्ट बैटरी ने चार्ज को फ्लो किया। इसको एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि बैटरी असल में कर क्या रही है, वर्क कर रही है। बैटरी वर्क कर रही है किस पे, इस पॉजिटिव चार्ज पे जिसको उसने फ्लो करवाना है, किसके अगेंस्ट, इस कॉइल में बनने वाले इंड्यूस करंट के अगेंस्ट, क्योंकि इंड्यूस करंट बैटरी वाले करंट को, इस चार्ज को अपोज कर रहा है। तो बैटरी के वर्क के एक्सप्रेशन को हम लेके चलेंगे। बैटरी कितना वर्क कर रही है उस चार्ज पे, डेल क्यू ई एल, डेल क्यू ई एल। ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये किस एक्सप्रेशन से लिखा है, मैं यहां पे वो एक्सप्रेशन बता देता हूं। यहां पर ये जो एक्सप्रेशन है डेल क्यू, आपको याद होगा ये जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल जो होता है डेल वी, वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यहां पे W निकाले तो Q डेल V आ जाएगा। ये जो डेल V है ये हमारे केस में तो EL है, बैटरी को जो वर्क करना पड़ रहा है इसके अगेंस्ट करना पड़ रहा है, तो ये EL, ये W इज इक्वल टू Q EL। डेल Q चार्ज को रोटेट करवा रही है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डेल Q EL। ये इस तरीके से एक्सप्रेशन बना हुआ है। इस एक्सप्रेशन को लेके चलेंगे। यहाँ पर EL हमें पता है कि क्या किसके इक्वल होती है, EL इज इक्वल टू माइनस एल डेल आई ओवर डेल टी, माइनस एल डेल आई ओवर डेल टी, W इज इक्वल टू माइनस डेल क्यू एल डेल टी। यहाँ पे हमने इस एक्सप्रेशन को EL की जगह क्या पुट कर दिया, इसका एक्सप्रेशन पुट कर दिया। यहाँ पर डेल टी को डेल क्यू के नीचे लिख देंगे, डेल क्यू ओवर डेल टी, एल अकेला आ गया, डेल आई अकेला रह गया। अब यहाँ पर डेल क्यू ओवर डेल टी क्या है, दिस इज द एवरेज करंट। डेल क्यू ओवर डेल टी को हम क्या डिक्लेयर करेंगे, दिस इज द एवरेज करंट। एवरेज करंट क्या होता है, जब हम यहाँ पे बैटरी चालू की उस वक्त करंट पहले अपनी जीरो वैल्यू पे था, जीरो से मैक्सिमम और फिर आई वैल्यू पे जाके कांस्टेंट हो गया। जीरो से आई वैल्यू तक जाने में पहले जीरो वैल्यू थी उसकी और फिर वो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया आई वैल्यू। तो उस वक्त जो अगर हम एवरेज करंट निकालें वो क्या होगा, उसकी मिनिमम वैल्यू उसकी फाइनल वैल्यू डिवाइड बाय टू वैल्यूज है ना, मैक्सिमम और मिनिमम, तो दोनों को ऐड करके दो पे डिवाइड करें तो हमें एवरेज करंट आ जाएगा। वो किसके इक्वल आया, 0 प्लस आई ओवर 2 हाफ आई, वो एक्सप्रेशन बन जाएगा हाफ आई। जो डेल आई है ये क्या है, हकीकत में चेंज इन करंट। डेल आई असल में चेंज इन करंट है। चेंज इन, किसी भी चीज का चेंज कैसे आता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम फाइनल करंट आई, इस सर्किट में जब फाइनल करंट हो गया था तो वो आई पहुंच गया था, जीरो से स्टार्ट होकर आई पहुंच गया था। अब यहां पर ये जो करंट आई, अब यहां पर चेंजिंग करंट आई माइनस जीरो, फाइनल माइनस इनिशियल, वो किसके इक्वल आ गया, आई। हमने डेल क्यू और डेल टी की वैल्यू पुट करनी है और डेल आई की वैल्यू पुट करनी है इस एक्सप्रेशन में, W इज इक्वल टू माइनस डेल क्यू और डेल टी एल डेल आई। यहाँ पर W इज इक्वल टू एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये 3 इक्वेशन क्या बन जाएगी, हाफ आई। डेल क्यू ओवर डेल टी की जगह क्या पुट कर दिया, हाफ आई, एल एज इट इज। डेल आई की जगह क्या पुट कर दिया, आई। ठीक है, एक्सप्रेशन बन गया W इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। बैटरी ने चार्ज पे इतना वर्क किया, बैटरी ने चार्ज पे इतना वर्क किया, तो ये एक्सप्रेशन क्या बना, जो वर्क हम किसी चार्ज पे कर रहे हैं, बैटरी कर रही है, उस वर्क ही को तो एनर्जी बोलेंगे। वो चार्ज के अंदर, चार्ज पे जितना वर्क करेगी बैटरी, वो वर्क चार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, हाफ एल आई स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड या एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, उसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, हाफ एल आई स्क्वायर। ये है एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। हमने 12वें चैप्टर में एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा हुआ है, वो भी उसमें क्या था, चार्ज स्टोर हो रहा होता था, वैसे वैसे पोटेंशियल चेंज हो रहा होता था। तो हमने ये एक्सप्रेशन, वहां पे एक्सप्रेशन बनाया था हाफ सी वी स्क्वायर, यहाँ पे एक्सप्रेशन है एनर्जी इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, वो थी
एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। एक्सप्रेशन सिमिलर ही हैं लगभग, और यहाँ पे सिर्फ एल और सी का फर्क है। यहाँ पे सी भी स्केयर था, यहाँ पे एल भी स्केयर। अब हम बात करते हैं एनर्जी इन टर्म्स ऑफ बी। अगर मैग्नेटिक फील्ड, इसी एक्सप्रेशन में मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व करवाना हो, E इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, इसमें हमें एल की वैल्यू चाहिए, इसमें हमें एल की वैल्यू चाहिए, इसी में हमें आई की वैल्यू चाहिए। यहां पर एल पुट कर देंगे, यहां पर करंट की वैल्यू पुट कर देंगे। एल किसके इक्वल होता है? एल इज इक्वल टू एन फाई ओवर आई। ये एक्सप्रेशन कहां से आया? ये वाला जो एक्सप्रेशन हमने बनाया था, फाई इज इक्वल टू आई एन फाई, एन फाई इज इक्वल टू एल आई। यहां से अगर मैं एल निकालूं तो वो क्या आ जाएगा? एन फाई ओवर आई, इसी एक्सप्रेशन से एन फाई ओवर आई। यहां पर एन फाई ओवर फाई की वैल्यू क्या होती है? यहां पे आपने 3 सब्स्टिट्यूशंस करनी है। कौन कौन सी? एक ये फाई इज इक्वल टू बी ए, यहां पर फाई की वैल्यू पुट कर दी बी ए, एक्सप्रेशन बन गया एन बी ए ओवर आई। यहां पर बी की वैल्यू पुट कर देनी है। अब हमने ये दूसरी सब्स्टिट्यूशन करनी है। बी किसके इक्वल होता है? सॉलिनाइड के अंदर हमने बी की वैल्यू निकाली थी। इस किस्म के सॉलिनाइड में एम्पेयर्स लॉ की मदद से 14वें चैप्टर में एक एक्सप्रेशन बनाया था, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये एक्सप्रेशन, ये सब्स्टिट्यूशन हमने यहां पुट कर दी। ये बी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? म्यू नॉट एन आई। अब यहां पर एक्सप्रेशन बन गया हमारे पास एल इज इक्वल टू एन म्यू नॉट एन ए। इस एक्सप्रेशन में हमने एक और सब्स्टिट्यूशन की, इस एन की। इस एन को हम पुट करेंगे क्या? एन एल। कैसे? हमें पता है स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन ओवर एल। स्मॉल एन क्या होते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एन स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहां से एक्सप्रेशन निकालेंगे एन इज इक्वल टू एन एल। एन क्या होते हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। इस फॉर एग्जांपल ये एक सिलेंडर है, इस पे मैंने नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे वायर को चढ़ा दिया। ये इसकी यूनिट लेंथ, ये दूसरी यूनिट, ये तीसरी यूनिट, ये 3 यूनिट लेंथ में कंप्लीट हो गया ये मार्कर। इस पे मैंने कॉइल वो वायर चढ़ाई हुई है। तो जो यूनिट लेंथ पर यूनिट लेंथ, ये पहली जो पर यूनिट लेंथ जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल एन। मतलब मान लो कि इस पे मैंने 9 चक्कर लपेटे, तो पहली यूनिट लेंथ में 3 चक्कर आए, तो वो क्या होंगे? n इज इक्वल टू n पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। दिस इज कैपिटल, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एन एंड स्मॉल एन। n इज इक्वल टू n ओवर l। यहाँ एक्सप्रेशन बन जाएगा, यहाँ पे हम कैपिटल n की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो किसके इक्वल होगी? n इंटू l। वो सब्स्टिट्यूशन हम पुट कर देंगे। वो सब्स्टिट्यूशन पुट करने से एक्सप्रेशन बन जाएगा l इज इक्वल टू n l म्यू नॉट n a। यहां पर n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्सप्रेशन बन जाएगा l इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर a l। दिस इज द MCQs। आपसे पूछा जा सकता है किसी क्वाइल के अंदर स्मॉल n हो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो, एरिया उसका a हो, लेंथ उसकी l हो, और वहां पर जो उस क्वाइल के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस होगी वो कितनी होगी? तो उसका एक्सप्रेशन आपके जहन में होना चाहिए म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। ये टॉपिक के दरमियान में ये एक्सप्रेशन आता है तो स्टूडेंट अक्सर इसको जहन में नहीं रखते, और ये MCQs में आता होता है। एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। यहां पर हमने एल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जो कि इसमें पुट कर देंगे। अब हमने आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वही वाला एक्सप्रेशन सॉलिनाइड वाला। मैग्नेटिक फील्ड इन द सॉलिनाइड किस तरह दिया जाता है? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। एम्पेयर लॉ की मदद से जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था, यहां से निकाल लो करंट। करंट क्या है? बी ओवर म्यू नॉट एन, स्क्वेयरिंग बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट स्क्वायर एन। करंट आई स्क्वायर किसके इक्वल होगा? बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। हमें यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, तो हमने यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इसके अंदर। यहाँ पर म्यू नॉट से कट जाएगा, एन स्क्वायर से, यहाँ पर म्यू नॉट स्क्वायर सिंगल वैल्यू कट जाएगी, और यहाँ पर बटा में सिंगल वैल्यू ऑफ म्यू नॉट रह जाएगी। एक्सप्रेशन बनेगा इज इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट AL। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन मैग्नेटिक फील्ड, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और ये है किस एक्सप्रेशन में? AL। अब हम यहां से अगर एनर्जी डेंसिटी को निकालें, यहां से अगर हम एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम
ऑफ इंडक्टर ऑफ एन इंडक्टर, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये जो कॉइल है इसका जो वॉल्यूम है वो किस तरीके से हम कंसीडर कर सकते हैं, यहां पर ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये क्या है, इसका एरिया, और ये क्या है, इसकी लेंथ। दो लेंथ एरिया की, एक लेंथ ये वाली, क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया। यहां पर हम क्या पुट कर सकते हैं, A इंटू एल, दिस इज द A इंटू एल। यहां पर एनर्जी की वैल्यू पुट करें, एनर्जी की वैल्यू आपके पास क्या थी, हाफ बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट ए एल। ये ए एल इस ए एल से क्रॉस हो जाएगा, एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा एनर्जी डेंसिटी का, जिसको स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, हाफ बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, मोस्टली 5 ईयर में रिपीट हो रहा होता है। इसको अपने डेरिवेशन अच्छे तरीके से रेडी कर लेनी है। यहाँ पर मैंने दरमियान में निकलने वाला एमसीक्यूज भी आपको एक्सप्लेन किया कि ये अलग से ही वो स्टेटमेंट बना देता है इस एमसीक्यूज के, व्हाट विल बी द सेल्फ इंडक्टेंस। ये एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन में से आपने टिक लगानी है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल।